अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने फ्रेंड फंक्शन को डिस्कस किया था और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम ऑब्जेक्ट में कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं तो विदाउट फ्रेंड फंक्शन तो वो पॉसिबल नहीं था। उसके लिए फिर हमने फ्रेंड फंक्शन बनाया, स्टैंड अलोन फ्रेंड फंक्शन, और उस स्टैंड अलोन फ्रेंड फंक्शन के ज़रिए अब हम ऑब्जेक्ट में एक कांस्टेंट वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर को पढ़ा और कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब हम एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेयर करते वक्त उसको किसी और ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज भी करें, तो उसके लिए फिर बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन उसको हम ओवरलोड भी कर सकते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड भी कर सकते हैं। तो उस कोड में फिर हमने चेक किया कि असाइनमेंट ऑपरेटर को भी हम ओवरलोड कर सकते हैं और कॉपी कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। और दोनों में ज़रा डिफरेंस था। जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसका जो पैरामीटर होगा उसके साथ आपने रेफरेंस ज़रूर यूज़ करना है, और जो असाइनमेंट ऑपरेटर का ऑब्जेक्ट होगा, पैरामीटर होगा, उसके साथ ऑप्शनल है कि आप रेफरेंस यूज़ करें या ना करें। अगर आप रेफरेंस यूज़ करते हैं तो उसके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर काम नहीं होता, और अगर आप रेफरेंस नहीं यूज़ करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग के साथ तो फिर उसके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। उसके बाद फिर मैंने कहा था आपसे कि डिफ़ॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर और ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम डिफ़ॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर और ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर और ओवरलोडेड कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो दोबारा डिस्कस करने का, हम ऑलरेडी असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड कर चुके हैं, ठीक है? तो अब दोबारा ओवरलोड करने की क्या ज़रूरत है? कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि उसमें आपने असाइनमेंट ऑपरेटर को ज़रूर ओवरलोड करना है या कॉपी कंस्ट्रक्टर को ज़रूर ओवरलोड करना है। तो वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें आपने उसको ज़रूर ओवरलोड करना है? अगर आप ओवरलोड नहीं करेंगे और जो डिफ़ॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर ऑलरेडी अवेलेबल है या डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो आपको सही तरह से रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो उन दोनों की एग्जांपल अभी हम आज की क्लास में चेक करेंगे। अगर आप असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं करेंगे एक खास सिचुएशन में, तो आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। सिमिलरली अगर आप कॉपी कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं करेंगे एक खास सिचुएशन में, ठीक है, फिर भी आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। तो इसका मतलब है बाज़ दफ़ा ये ऑप्शनल होता है असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोड करना या कॉपी कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करना, लेकिन बाज़ दफ़ा वो मैंडेटरी होता है कि आपने असाइनमेंट ऑपरेटर को भी ओवरलोड करना है और कॉपी कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड करना है। तो उसकी एग्जांपल अब अपन देखते हैं। तो डिफ़ॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है? असाइनमेंट ऑपरेटर जो है उसको हमने ओवरलोड किया है। जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो ऑलरेडी जो हमारे पास अवेलेबल है, वो लोड यहाँ पर हम नहीं कर रहे, लेकिन जो ऑलरेडी हमारे पास सी प्लस प्लस की तरफ से अवेलेबल है वो इस कोड में हम यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं यहाँ इस क्लास में क्लास टेस्ट, उसमें हम लिख रहे हैं पॉइंटर, ठीक है? एक इंटीजर पॉइंटर है जो कि प्राइवेट मेंबर है। पब्लिक में हम क्या लिख रहे हैं? टेस्ट, और उसके बाद इंटीजर आई वेरिएबल को रिसीव कर रहा है, लेकिन आई इक्वल टू 0 लिख रहे हैं। ये मैंने आपको बताया भी था सेशनल 1 के शुरू में बताया था कि इसको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहते हैं। अगर आप कोई वैल्यू पास करेंगे तो वो वैल्यू आई को मिल जाएगी, और अगर आप कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे तो फिर आई को डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी आपने असाइन की होगी वही मिलेगी, ठीक है? तो उस केस में अगर आप कोई वैल्यू मेंशन नहीं करते, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टेस्ट टी टू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू मेंशन नहीं की, कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया। अब आई की वैल्यू फिर क्या होगी? आई की वैल्यू होगी 0। लेकिन अगर आप टी1 5 पास करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट में, तो आई को अब 5 मिलेगा, 0 जो है वो ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है? तो ये आप कह सकते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जिस कंस्ट्रक्टर को आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दें, तो वो आपका वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी होगा और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होगा, ठीक है? और अगर टू आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है, तो उसमें दोनों को अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दें, तो वो आपका टू आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर भी है, वन आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर भी है और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होगा, ठीक है? तो ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ सेशनल 1 जो आपका हुआ है उससे पहले।
तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इंटीजर i जो कि एक पैरामीटर रिसीव हो रहा है, और यहाँ पर अब जो हमारे पास पॉइंटर है इस क्लास में, उस पॉइंटर को हम इस i का एड्रेस असाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू इंटीजर i। इसका क्या मतलब है कि पॉइंटर को असाइन करो एक नया इंटीजर। ठीक है, मेमोरी में एक नया लोकेशन बन जाएगा। राइट, अगर इसको मैं ड्रा करने की कोशिश करूं जरा, ये इस तरह से मेमोरी में नजर आएगा। राइट, मेमोरी में ये नजर आएगा एक लोकेशन, वेट करें, न्यू इंटीजर आई फोर, अच्छा ठीक है, ptr है, और ये पॉइंट करेगा, ठीक है, एक लोकेशन को। ठीक है, ये एक लोकेशन बन जाएगी न्यू इंटीजर। ठीक है, मेमोरी में लोकेशन बन जाएगी और उसमें स्टोर हो जाएगा आई, और आई की वैल्यू डिपेंड करता है कि आई की वैल्यू हम क्या रखते हैं। ठीक है, तो आई अगर यहाँ से पास करेंगे 5, तो आई की जगह पे 5 आ जाएगा, और अगर आप यहाँ से T2 पास करते हैं, सिर्फ T2, तो फिर आई में क्या पड़ा होगा, 0। राइट, तो ये हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी कि पीटीआर, जो इस क्लास का पीटीआर है, टेस्ट क्लास का, वो एक नई एक इंटीजर को पॉइंट करेगा मेमोरी में, एक इंटीजर के लिए लोकेशन बन जाएगी। ठीक है, ये आपका है इंटीजर, ये इंटीजर है, मेमोरी में एक इंटीजर बन जाएगा मेमोरी लोकेशन, और उस इंटीजर में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और पॉइंटर जो है उसको उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा। राइट, उसके बाद है एक सेट फंक्शन, और सेट फंक्शन भी एक वैल्यू रिसीव करेगा, और वो क्या करेगा, वैल्यू एट पी टी आर इज इक्वल टू, तो जो वैल्यू ये सेट फंक्शन रिसीव करेगा, तो पॉइंटर की वैल्यू जो है वो ओवरराइड करने के लिए, अगर शुरू में आपने 5 असाइन किया था, तो इस पॉइंटर जो है 5 को पॉइंट करता है, एक इंटीजर जिसमें 5 पड़ा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहा है, अब उसमें 5 की जगह पर 10 आ जाए, ठीक है, तो यूज के लिए सेट फंक्शन बनाया है, ये 10 रिसीव कर लेगा, और वैल्यू एक पॉइंटर आई, एक पॉइंटर इज इक्वल टू आई, आई में अगर 10 है तो फिर पॉइंटर में 10 आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू को चेंज करने के लिए ये फंक्शन। उसके बाद शो फंक्शन है, वैल्यू एक पॉइंटर, पॉइंटर पे जो वैल्यू पड़ी है उसको शो करा। ठीक है, तो शो फंक्शन है। अब हम आते हैं मेन फंक्शन। तो सबसे पहले टेस्ट क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है T1, और 5 वैल्यू उसको पास कर दी। तो T1 के लिए 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कार होगा, आई की वैल्यू 5 बन जाएगी, एक नया इंटीजर बनेगा, मेमोरी में नया इंटीजर बन जाएगा, और आई उसकी वैल्यू होगी। तो आई अगर 5 पास किया है, राइट, आई अगर 5 पास किया है, तो आई में आ जाएगा 5। ठीक है, तो पॉइंटर अब किसको पॉइंट कर रहा है, T1 का पॉइंटर। जो T1 का पॉइंटर है वो पॉइंट, ये जो पॉइंटर है ये किसको बिलोंग कर रहा है, इसको अगर मैं ड्रा करूँ जरा, ये मैं दोबारा इसको अगर डिलीट करता हूँ, T1, इसको मैं ड्रा कर रहा हूँ जरा, ये T1 का पॉइंटर है, जिस जो कि पॉइंट कर रहा है इस वक्त 5। ठीक है, और ये लोकेशन क्या है, ये एक इंटीजर लोकेशन है। उसके बाद मैं लेता हूँ टेस्ट T2। राइट, तो T2 के लिए अगेन अगर हम T2 की बात करें,
तो T2 के लिए अगर मैं ड्रा करूँ दोबारा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा T2, और T2 का जो पॉइंटर है वो कहाँ पॉइंट करेगा, राइट, एक इंटीजर उसके लिए भी बन जाएगा, राइट। तो T2 के लिए इंटीजर i कोई वैल्यू पास नहीं की तो i वैल्यू 0 होगी, i इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, राइट। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा 0, यानी कि T2 का जो पॉइंटर है वो एक इंटीजर लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिसमें पड़ा है 0, राइट। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है T2 इज इक्वल टू T1, राइट। जब आप लिखते हैं T2 इज इक्वल टू T1, इसकी वजह से होगा क्या, राइट। अब हमें ये लगता होगा कि जो T2 का पॉइंटर है उसमें भी 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि T1 के पॉइंटर में 5 है तो T2 के पॉइंटर में भी 5 आ जाएगा, ठीक है, T2 इज इक्वल टू T1 की वजह से। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो T2 का जो पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है एक इंटीजर को जिसमें 0 पड़ा है, राइट। अब वो बन जाएगा T2 इज इक्वल टू T1, तो T2 कहाँ पॉइंट करना शुरू, आप इसका मतलब है T2 को बराबर कर दो T1 के, कि T2 का पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहा है वो वहाँ पॉइंट ना करे बल्कि वहाँ पॉइंट करे जहाँ T1 का पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, राइट। इसका मतलब है अब जो T2 का पॉइंटर है पहले इस इंटीजर को पॉइंट कर रहा था लेकिन आपने उसको T1 के बराबर कर दिया है, तो एक्चुअली होता क्या है, जो डिफ़ॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर की कोडिंग है उसमें होता क्या है, ptr इज इक्वल टू T1 डॉट ptr, तो जो T2 का ptr है वो इक्वल हो जाता है T1 की ptr, यानी कि दोनों पॉइंटर जो हैं वो एक ही लोकेशन को क्या करते हैं, पॉइंट करना शुरू कर देते हैं, दोनों जो है एक ही लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद अगर आप मेमोरी में देखेंगे तो किस तरह से होगा, पीटीआर पहले यहाँ पॉइंट कर रहा था, अब क्या होगा, अब ये यहाँ पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है। अब ये जो पीटीआर है वो यहाँ पॉइंट नहीं कर रहा बल्कि कहाँ पॉइंट कर रहा है, T2 का जो पीटीआर है वो भी यहाँ पर पॉइंट करना शुरू कर देगा, पीटीआर जो है वो यहाँ पॉइंट करना शुरू कर देगा, राइट, इस तरह से। तो ये फर्क पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको जरा अंडू कर दूं, दोबारा एरो वाला डिस्प्ले करूं, राइट, तो यूं करके पीटीआर जो है अब वो यहाँ पॉइंट करेगा, तो T1 का पॉइंटर तो ऑलरेडी यहाँ इस इंटीजर को पॉइंट कर रहा था, T2 इज इक्वल टू T1 की वजह से T2 का पॉइंटर भी T1 के पॉइंटर को पॉइंट करना शुरू, अब दोनों इसी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, राइट। अब अगर आप लिखेंगे T1 डॉट सेट 10, अब T1 डॉट सेट फंक्शन कॉल होगा, उसको आप i को 10 मिल जाएगा। अब हम क्या लिख रहे हैं, वैल्यू एट ptr, यानी कि जो T1 ने कॉल किया है तो T1 के पॉइंटर पे वैल्यू जो है वो अब 10 बन जाए, पहले क्या था 5, अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा 10। उसके बाद हम लिख रहे हैं T1 डॉट शो, और जब T1 डॉट शो लिखेंगे तो वैल्यू एट ptr ऑफ T1 का पॉइंटर पे जो वैल्यू पड़ी है वो 10 है, और T2 डॉट शो, T2 के पॉइंटर पे जो वैल्यू पड़ी वो भी शो करो, तो T2 भी यहीं पे पॉइंट कर रहा है, राइट। तो अब होगा क्या कि दोनों केसेस में T1 और T2 दोनों केसेस में आपको क्या शो होगा, 10 शो होगा, राइट। तो T1 भी 10 है और T2 भी 10 आपको शो होगा, ये उसका जो कि हम नहीं चाहते, हमारे T2 इज इक्वल T1 से मकसद क्या है कि जो वैल्यूज T1 में है वही वैल्यू T2 को मिल जाए, यानी कि T2 में भी 5 आ जाए, उसके पॉइंटर में 5 आ जाए, इसका मतलब है जो बिल्ट इन आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, बिल्ट इन जो है, तो उसको हमने ओवरराइड करना है, उसको हमने चेंज करना है। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो उसमें जो बिल्ट इन कोडिंग है वो क्या है कि दोनों के पॉइंटर्स को आपस में इक्वल करो, हालांकि दोनों की जो पॉइंटर्स हैं पॉइंटर को इक्वल नहीं करना बल्कि पॉइंटर पर जो वैल्यूज हैं वो आपस में आपने इक्वल करना, ठीक है, पॉइंटर को इक्वल नहीं करना, अदरवाइज पॉइंटर जिस जगह पे पॉइंट कर रहा था
वो वहाँ पे पॉइंट करना छोड़ देगा और किसी और को पॉइंट करना शुरू कर देगा जहाँ प्रीवियस वाला पॉइंट कर रहा है। इसीलिए ये जहाँ पॉइंट कर रहा है इसको यहीं पे पॉइंट करने दें और ये पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहा है T1 का उसको वहीं पे पॉइंट करने दें। सिर्फ इनकी वैल्यूज को आप एक दूसरे में कॉपी कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है तो वो डिफ़ॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है दोनों के पॉइंटर को आपस में इक्वल कर देता है। तो T2 इज इक्वल टू T1 लिखेंगे तो ये T2 जो है ये भी इस पॉइंटर के बराबर हो जाएगा। जिस पॉइंटर को ये जिस लोकेशन को ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है ये वाला पॉइंटर T2 का जो है वो भी T1 के पॉइंटर को जहाँ पे T1 का पॉइंटर पॉइंट कर रहा है जिस लोकेशन को, तो T2 का पॉइंटर भी उसी लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देगा, जो कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं है, राइट। अब हमने इस केस में तो जब भी आप देखें कि आपकी क्लास में पॉइंटर आ गया है और आप इक्वल यूज कर रहे हैं तो अब आपने इस इक्वल को जरूर आपने ओवरलोड करना है, ठीक है। ओवरलोड नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। अब हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, ठीक है। तो मैं अगर नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाऊँ तो ये आप चेक कर सकते हैं बाकी कोडिंग सेम है। यहाँ पर मैंने वॉइड ऑपरेटर इक्वल को ओवरलोड किया है और ये रिसीव क्या करेगा टेस्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट टेस्ट टी उसको रिसीव करेगा। अब होगा क्या उसकी कोडिंग क्या है, जो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है असाइनमेंट ऑपरेटर है उसमें लिखा है ptr इज इक्वल टू ptr टी डॉट पी। हम क्या लिख रहे हैं वैल्यू एट ptr और ये ptr किसको बिलोंग कर रहा है जिसने कॉल किया यानी कि T2, राइट। तो अगर मैं दोबारा इसको अनडू करूं राइट तो हमारे पास इसमें 5 पड़ा है इसमें 0 पड़ा है, राइट। 5 और 0 T2 इज इक्वल टू T1 लिख रहे हैं हम इधर आगे। अब हो क्या रहा है वैल्यू एट ptr यानी कि जो T2 का ptr है उसकी जो वैल्यू है उसको बराबर कर दो T डॉट ptr और ये T डॉट ptr T1 को पॉइंट कर रहे हैं। तो वैल्यू एट 5 इस ptr पे जो वैल्यू है वो कॉपी कर दो T2 के पॉइंटर पे। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 5 T2 के पॉइंटर में इस स्टेटमेंट की वजह से अब 5 आ जाएगा। उसके बाद हम लिख रहे हैं T1 डॉट सेट 10 T1 के पॉइंटर को चेंज करने के लिए सेट का फंक्शन कॉल होगा i को 10 मिल जाएगा और वैल्यू एट ptr राइट। तो वैल्यू एट ptr इज इक्वल टू 10। तो T1 के लिए सेट फंक्शन कॉल किया है तो T1 का जो ptr है उसको हमने 10 वैल्यू पास की है तो इसमें वैल्यू आ जाएगी अब 10। इसको मैंने 10 कर दिया। उसके बाद T1 डॉट शो T1 के पॉइंटर पे जो वैल्यू है स्टार ptr वो प्रिंट कर दो और T2 के पॉइंटर पे जो वैल्यू प्रिंट कर दो। अब इस केस में आपको 10 5 डिस्प्ले होगा, आउटपुट विल बी T1 10 और T2 is 5। इसकी वजह क्या है क्योंकि हमने दोनों पॉइंटर को इक्वल नहीं किया बल्कि एक पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहा था जिसपे वो जो वैल्यू थी वो वैल्यू हमने T2 में कॉपी कर दी। फिर उसके बाद जाके T1 के पॉइंटर को अगर हम चेंज भी करें उसकी वजह से T2 जो है वो चेंज नहीं होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जब चाहे आप T2 को चेंज करेंगे या T1 को चेंज करेंगे दोनों की वैल्यूज चेंज होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं तो ये अनडिजायरेबल आउटपुट आपको देगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जब भी आपके पास पॉइंटर आ जाए प्राइवेट मेंबर में और आप इक्वल मेन फंक्शन में यूज कर रहे हैं या कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं तो उन दोनों को फिर आपने जरूर ओवरलोड करना होगा, ठीक है। अच्छा इसको मैं क्लियर करता हूँ ड्राइंग को।